और जब वो थकान से डह जाता है तब भी उसका बाप कोई दया नहीं दिखाता। वो उसे कमजोर होने की वजह से पीटता है। सच तो यह है कि उसका बाप उसे किसी भी वजह से या बिना वजह के भी मारता है, और बस यूं ही दिन ब दिन चलता रहता है। इसीलिए पिरान का बस एक ही सपना है, इस बंकर को छोड़कर बाहर की दुनिया देखना। उसके पास बस एक पुरानी फैमिली फोटो है जो उसे यकीन दिलाती है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है। लेकिन उसका बाप, जिसने उसे इस बंकर में कैद किया है, ऐसा नहीं मानता। वो बार बार कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन हमारा हीरो उसे मानने से इनकार करता है क्योंकि उसका बाप इतना नीच है। उसने पिरान को यहाँ कैद किया और हर दिन दोहराता है कि वो कभी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जल्द ही बाहर दुनिया में कयामत आएगी जहाँ सबका अंत हो जाएगा। पिरान के दिन बस एक चीज से रोशन होते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में किताबें। वो दुनिया जिसे वो इतनी बेताबी से अपनी आंखों से देखना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को ढूंढ सके और नए दोस्त बना सके। लेकिन हकीकत क्रूर है, और अभी वो सिर्फ अपने बाप का जूता देखता है जो उसे जल्द ही कड़वी वास्तविकता में वापस ले आता है। बाहर निकलने के लिए पिरान को बंकर की चाबियां हासिल करनी होंगी जो उसके बाप के पास हमेशा रहती हैं, और इसलिए एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो मौका लेने का फैसला करता है। पिरान का बाप पीछे मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना ही। हमारे लड़के को ये एक मौका लगता है, और वो एक टुकड़ा शीशा उठाकर हमला करने की सोचता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि यही वो पल है जिसका उससे इंतजार था। वो अपने बाप को मार डालेगा और बंकर से भाग निकलेगा। वो कूदता है मारने के इरादे से, लेकिन लगता है उसने एक घातक गलती कर दी। उसे नहीं पता था कि उसका बाप कभी अपनी सतर्कता कम नहीं होने देगा। पिरान का बाप उसकी ओर बढ़ता है और वो हमला करने के लिए आगे कूदता है, लेकिन उसका घूंसा हवा में ही रह जाता है क्योंकि उसका बाप एक तरफ हट जाता है। उसका बाप उसे जोर से लात मारता है। खून हमारे हीरो के मुंह से निकलता है और उसकी नज़र धुंधली पड़कर काली हो जाती है। पहले दिन हमारा लड़का चीखते हुए अपने अंधेरी कोठरी में जागता है। उसका बाप अंदर आता है, उसकी कोशिश की तारीफ करता है और उसे नियम याद दिलाता है। कोई हथियार नहीं, सिर्फ नंगे हाथ। क्योंकि उसने नियम तोड़ा, उसका बाप कहता है कि कल उसे दुगनी ट्रेनिंग करनी होगी। वो कोठरी को ताला लगाता है और उसे सोने के लिए कहता है। जब बिजली कट जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, पिरान ध्यान से सुनता है। उसे दो चीजें समझ आती हैं। जब उसका बाप कहता है कि सोने का वक्त है, तब असल में ऊपर सुबह होती है और बाहर की दुनिया अभी भी नॉर्मल है। पूरी कयामत की कहानी एक झूठ है जिसे उसका बाप उसे कैद रखने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारा हीरो कसम खाता है कि वो भागेगा। वो फैमिली फोटो को देखता है और फैसला करता है कि वो अपनी माँ को ढूंढेगा, भले ही उसका बाप कहे कि वो मर चुकी है। अब उसे यकीन है कि ये भी एक झूठ है, वो जरूर जिंदा होगी। हमारा लड़का खुद से वादा करता है कि वो उसे फिर से देखेगा। कहीं और उसका बाप एक फोन कॉल का जवाब देता है। कॉलर को कहता है कि जब तक सचमुच कोई इमरजेंसी ना हो उसे कांटेक्ट न करे। थोड़ी देर सुनने के बाद वो कॉल को ठंडे अंदाज में सरवाइव करने की शुभकामनाएं कहकर खत्म कर देता है। कोठरी में वापस पिरान सो रहा है, रस्सियों से बंधा हुआ, और चिल्ला रहा है कि उसे आज़ाद किया जाए। जब उसका बाप उसे नज़रअंदाज करता है, वो रस्सियों के खिलाफ संघर्ष करता है, खुद से बुदबुदाता है क्योंकि उसे लगता है कि रस्सियां ढीली होने लगी हैं। जैसे ही वो आज़ाद होने वाला है, उसका बाप अंदर दौड़कर आता है और उसे रुकने का आदेश देता है। हमारा लड़का डबल ट्रेनिंग का जिक्र करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप बीच में टोकता है। प्लान्स बदल गए हैं, अब और ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ कैद। हमारा लड़का पूछता है कि रस्सियों में बंधा हुआ वो कयामत के लिए कैसे तैयार होगा, लेकिन उसका बाप उसे भूलने के लिए कहता है। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए पिरान जानता है कि अगर वो कैद रहा तो वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वो और जोर से लड़ता है और आखिरकार रस्सियों को तोड़ देता है। उसका बाप पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो रस्सियों को फाड़ता रहता है, भले ही उसके बाप की हंसी कमरे में गूंज रही हो। अचानक उसका बाप उसे मारता है और वो उड़कर दीवार से टकराता है। वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि हिले नहीं, लेकिन हमारा लड़का वापस वार करता है, न मानने और हार न मानने का फैसला करता है। जब वो आखिरकार आजाद हो जाता है, हमारा हीरो ठान लेता है कि वो अपने बाप को एक बार हारते देखेगा। उसे अपने बाप के गुस्से के नीचे कुछ और दिखता है, शायद उदासी। पिरान सोचता है कि उसका बाप उसे ऐसे क्यों देखता है। फिर उसका बाप उसे एक और मुक्का मारता है और उसकी नजर फिर काली हो जाती है। पिरान का बाप चौकबोर्ड के पास खड़ा है, जबकि हमारा हीरो पास बैठा है। सुनता है कि वो कैसे सर्वाइवल के पहले नियम के बारे में कितना जरूरी है, इस पर जोर देता है। वो बार बार बताता है कि बंकर कितना सुरक्षित है, कि यह 626 सालों से सील्ड है, खाने से भरा हुआ है और बाहर निकलना यानी मौत को दावत देना। उसका बाप यकीन करता है कि कयामत किसी भी पल आ सकती है और बंकर ही दुनिया में आखिरी सुरक्षित जगह है। जब हमारा लड़का अकेला होता है, वो धीरे से नेवर बुदबुदाता है। अपने बाप की लगातार चेतावनियों से परेशान उसे वो परेशान करने वाला पल याद आता है जब वो बेहोश होने के बाद जागा और उसे एहसास हुआ कि उसका बाप जा चुका था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
बस कल ही उसके बाप का बर्ताव और अजीब हो गया था, उनकी रोजमर्रा की रूटीन को तोड़ते हुए। और अब पिरान को यह एहसास नहीं छोड़ रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसे यकीन है कि वो सही है। अचानक दरवाजे खड़खड़ाने और बजने लगते हैं। घबराहट में हमारा हीरो इधर उधर देखता है, भ्रम में बुदबुदाता है क्योंकि गूंज बंकर में फैल रही है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वो उसे करीब खींच रही हो। जब वो एक दरवाजा खुला देखता है, वो उसकी ओर दौड़ता है। उसे एहसास होता है कि यही वो मौका है जिसका उसे इंतजार था। खाली गलियारों से दौड़ता हुआ पिरान अपने बाप से रुकने का डर नहीं है। वो खड़खड़ाते गेट्स को पार करता है, बिना रुके और सीढ़ी पर रुकता है। उत्साह बढ़ता है जैसे ही हमारा लड़का तेजी से चढ़ता है। उसकी हथेलियां सीढ़ियों से टकराती हैं। वो लगभग सूरज की रोशनी के लिए प्रार्थना करता है। वो हैच को धक्का देता है और जब वो आखिरकार खुलता है, रोशनी की लहर उसे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर करती है। हमारा हीरो धीरे धीरे बाहर कदम रखता है। उसके पैर ऊपर की जमीन को छूते हैं और वो पहली बार सूरज को देखकर दंग रह जाता है। जैसे ही कोई पास आता है, वो अविश्वास में बुदबुदाता है कि वो वाकई बाहर निकल आया है। एक आदमी चिल्लाता है, पूछता है कि वो सड़क पर क्यों है, और पिरान हैरान बोल पड़ता है कि ये एक असली इंसान है। घबराहट शुरू हो जाती है। ये पकड़े जाने का वक्त नहीं है। अगर उसके बाप को पता चला कि वो भाग गया तो वो उसके पीछे आएगा। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लड़का दौड़ता है, बंकर से जितना हो सके उतना दूर जाने की बेताबी में। नंगे पैर वो शहर में दौड़ता है, उस आज़ादी से उत्साहित जो उसने सिर्फ सपनों में देखी थी। बंकर में कैद होने की याद उसे और तेज दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। वो सोचता है कि दरवाजे इतनी आसानी से कैसे खुल गए। क्या ये कोई गड़बड़ थी? नहीं, उसका बाप इतना सावधान है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये ख्याल उसके दिमाग में आता है कि शायद उसके बाप ने उसे जानबूझकर बाहर निकलने दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। उसका बाप कभी अपना नियम नहीं तोड़ेगा, कभी बंकर नहीं छोड़ेगा। पास से हंसी की आवाज़ उसका ध्यान खींचती है। वो अजनबियों को देखता है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, जैसे कुछ गलत ही नहीं है। उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया शांतिपूर्ण है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसे उसके बाप ने चेतावनी दी थी। उसके बाप ने जो कुछ भी कहा अब सब झूठ लगता है। यहां लोग बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आसमान की ओर देखकर वो हमारा हीरो खुद से यकीन दिलाता है कि कयामत असली नहीं हो सकती। तभी हंसी बेचैनी में बदल जाती है क्योंकि उसके बाप की चेतावनी फिर से गूंजती है। कयामत बिना किसी चेतावनी के आएगी। लोग ऊपर देखने लगते हैं, अनजान कि क्या आने वाला है। सूरज के पीछे एक विशाल काला गोला दिखाई देता है जो एक जलते हुए ग्रह जैसा लगता है। भीड़ उसे कंफ्यूजन से देखती है जबकि पिरान की आंखें फैल जाती हैं। वो गोला आकाश को निगल लेता है। इसके सतह पर काले घुमावदार लहरें फैलती हैं जैसे कोई भयानक जीव बढ़ रहा हो। गोला गड़गड़ाता है, दहशत फैलती है और लोग इशारा करने लगते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरता है, कुछ लोग इसे चांद समझते हैं तो कुछ सवाल चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा लड़का अकेला इसकी असली सूरत देख पाता है। वो उन जीवों को देख सकता है। अचानक सुनहरी रोशनी फट पड़ती है और एक भयानक मुंह दिखाई देता है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत भरे हैं। हमारा नायक जैसे जम गया जब अंधेरे से राक्षस निकलते हैं। ढेर सारे अंगों और गुस्सैल आंखों की भीड़ धरती की ओर उतर रही है। झुंड सर्पिल बनाते हुए आसमान को चीरता हुआ आता है। अब वो भंवर शहर के ऊपर मंडरा रहा है और उसे सिर्फ अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, बंकर कभी मत छोड़ना। वो नियम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए था, जब तक कि राक्षस गलती से बंकर न ढूंढने। जैसे ही सड़कों पर सांप जैसे अंग टूटकर गिरते हैं, पिता की चेतावनी गूंजती है और पॉन को वो चॉकबोर्ड याद आता है। नियम नंबर 1 कटा हुआ है। सिस्टम चमकता है। रिमोट कमांड। सारे ताले खुल जाते हैं। राक्षस दहाड़ते हैं और सड़कों पर बाढ़ की तरह फैल जाते हैं। लोग डर से जम जाते हैं। झुंड सूरज को ढक लेता है, जीव एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए। जमीन पर हाहाकार मच जाता है। भीड़ घबराहट में भागती है। अचानक खामोशी टूटती है। सांप जैसे अंग बाहर निकलते हैं, एक आदमी को पकड़ लेते हैं जिसकी चीखें गूंजती हैं जब उसे घसीटा जाता है। उसका चश्मा टूट जाता है और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका सिर फुटपाथ पर लुढ़कता है। लोग घबराकर चिल्लाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। इस कोलाहल में कोई बेताबी से पूछता है कि ये चीज क्या है, जबकि दूसरा चिल्लाता है कि सबको भागना चाहिए। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने की कोशिश करते हैं। इस सब के बीच में एक आदमी हेडफोन लगाए आगे बढ़ता है, जैसे उसे इस हंगामे का कोई अंदाजा ही ना हो। हेडफोन वाला लड़का रुकता है, ऊपर कुछ हलचल देखता है, तभी एक भयानक भीड़ नीचे गिरती है, सड़क को हिलाकर रख देती है। एक विशालकाय जानवर ऊर्जा से चटकता हुआ उगता है। हर कदम से धमाके उठते हैं। एक और पंख वाला जीव जोरदार धमाके के साथ उतरता है घूमता हुआ, और बाकी राक्षस पास आते हैं, जो भी गिरता है उसे कुचलते हुए। लोग मदद के लिए चीखते हैं। कोई पुलिस के लिए चिल्लाता है, लेकिन दूसरा कहता है कि फोन पहले ही बंद हो चुके हैं। हर तरफ घबराहट है और हमारा नायक इस तबाही के बीच खड़ा है। उसके पिता की गंभीर चेतावनी गूंज रही है, जब कयामत आएगी, दुनिया खून में डूब जाएगी। चीखें और राख। बर्बाद हुए चौराहे पर लाशें बिखरी पड़ी हैं और हमारा लड़का सदमे में देख रहा है। शहर के ऊपर एक विशाल काला भंवर मंडरा रहा है। एक टाइम स्टैम्प चमकता है, दिन 1। लोग चीखते हैं, तबाही जारी है। दिन 1,
दिन शून्य में बदल जाता है। कयामत बस आने वाली नहीं, वो तो पहले से ही यहाँ है। जमीन फट जाती है, इमारतें ढह जाती हैं और राक्षस सड़कों पर बाढ़ की तरह फैल जाते हैं। आखिरी शब्द साफ करते हैं कि कयामत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। राक्षसों का सर्पिल शहर के ऊपर टावर की तरह खड़ा है और पैन सड़क पर उतरता है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता कयामत के बारे में सही थे, ये सच है। सिर उठाकर नायक समझता है कि अगर चेतावनी सही थी तो उसकी मां को खोना भी सच होगा। वो दांत भींचता है, मान लेता है कि वो चली गई। धमाके होते हैं, कदमों की गड़गड़ाहट और भीड़ घबराकर तितर बितर हो जाती है। राक्षसों का झुंड सड़कों पर दहाड़ता हुआ दौड़ता है। लोग भागते हैं। जैसे ही जीव पास आते हैं, कोई पौन का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। उसका पिता उसे हंगामे के बीच से खींचता है, जबकि राक्षस भीड़ को चीरते हुए आते हैं। वो आदमी चिल्लाता है कि रुकना नहीं है। बचे हुए लोग सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। एक आदमी नीचे गिरता है और खा लिया जाता है, लेकिन हमारा लड़का भागता रहता है। एक मोड़ पर मुड़ता है, पीछे राक्षसों का झुंड। उसका पिता चेतावनी देता है कि आगे और राक्षस हैं। उसे खींचता है और वो एक बैरियर के ऊपर से कूदते हैं। सड़क पर लोग भागने की कोशिश में भरे हैं। मदद की पुकार हवा में गूंजती है। सांप जैसे अंग लोगों को राक्षसों के मुंह में खींच लेते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंग पास आते हैं और लोगों को निगल लेते हैं। जैसे ही झुंड आगे बढ़ता है, वो एक पुल पर पहुंचते हैं जहां लोग ठोकर खाकर चीखते हैं। पीछे राक्षस धमाके करते हुए, जीव सब कुछ चीरते हुए आते हैं। एक आदमी को पकड़कर खींच लेते हैं और पैन चिल्लाता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं। उसका पिता चिल्लाता है कि वक्त नहीं है, भागना होगा। पुल ही एकमात्र रास्ता है। भीड़ आगे बढ़ती है। राक्षस पुल पर बाढ़ की तरह चढ़ते हैं। नायक चेतावनी चिल्लाता है, लेकिन उसका पिता जवाब नहीं देता। एक राक्षस झपट्टा मारता है, अपने अंगों को हमारे लड़के के पैर के चारों ओर लपेटता है। वो छटपटाता है। अंग कसते हैं, लेकिन उसका पिता एक पत्थर से उन्हें तोड़ देता है। जीव चीखता है और पीछे हटता है, लेकिन फिर अब घायल है। अपने पैर को पकड़ता है क्योंकि झुंड और पास आता है। वो खुद को आगे धकेलता है, ठोकर खाता है, भागने के लिए दृढ़ परित्यक्तकारों के बीच से रास्ता बनाता है। नायक महसूस करता है कि राक्षस पास आ रहे हैं। वो गिरता है, फुटपाथ पर फिसलता है, बुदबुदाता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो आगे जाए, मानता है कि वो और नहीं भाग सकता। ऊपर देखते हुए वो अपने पिता से भागने को कहता है। यादें उमड़ती हैं फंसे होने की, अनसुनी होने की चीखें। वो सिर झुकाता है, लेकिन उसका पिता पास आता है और जोर देता है कि उसे उठना होगा। हमारा लड़का विरोध करता है, पूछता है कि भागते रहने का क्या फायदा। उसे यकीन है कि कोई रास्ता नहीं है। उसका पिता जोर देता है कि उसे पता है कि पैन कर सकता है। सिर हिलाते हुए नायक हिचकिचाता है, लेकिन उसका पिता उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, कहता है कि भागो। पिन विरोध करता है, जानना चाहता है कि प्लान क्या है, लेकिन उसका पिता कुछ उसकी हथेली में दबाता है और उसे जाने को कहता है। वक्त नहीं है, उसे पुल छोड़ना होगा। लड़का सिर हिलाता है, लंगड़ाता हुआ चला जाता है, कारों के बीच से रास्ता बनाता है। पीछे मुड़कर देखता है, पुल कांप रहा है, तार टूट रहे हैं और पूरी संरचना खाई में ढह जाती है, धूल और मलबे में दब जाती है। वो किनारे पर रुकता है, फुसफुसाता है और अपने पिता को पुकारता है। नायक वहां खड़ा है, बर्बाद शहर को देख रहा है। जो हुआ उसे समझने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाता। अपने लॉकेट को देखता है, एक याद उमड़ती है। उसके पिता ने एक बार कहा था कि वो जीवित रह सकता है, कि उसे पता है कैसे। अपैन सोचता है कि क्या ये सब शुरू से ही प्लान का हिस्सा था। वो चुपके से खुद से पूछता है क्यों। टाइमिंग पर सवाल उठाता है और महसूस करता है कि वो इतनी दूर आ चुका है। अगला कदम क्या करना है यह अनिश्चित है। हमारा लड़का बंकर में फंसे हुए सूरज की रोशनी और आज़ादी के सपने याद करता है, लेकिन अब जैसे ही उसके हाथ में रोशनी चमकती है, वो पहले से ज्यादा खाली महसूस करता है। उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने चमकता है। वो फिर से क्यों फुसफुसाता है, अपने पिता से जवाब मांगता है कि चीजें इतनी दूर क्यों गईं। वो चिल्लाकर पूछता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। आसपास के हंगामे पर चिल्लाता है। अचानक उसे याद आता है कि उसे कुछ दिया गया था, एक कागज का टुकड़ा। उसे कसकर पकड़ता है। पिरिन जमीन को देखता है, तभी जमीन कांपने लगती है और एक विशालकाय राक्षस पास में उतरता है। वो भागता है, जीव दहाड़ता है, लेकिन वो ठीक पीछे है। उसका पैर कुछ मलबे से टकराता है और वो लगभग गिर जाता है, लेकिन नायक एक टूटा हुआ खंबा पकड़ता है और कूदता है। जीव नीचे गिरता है, दोनों को लुढ़काता है। खड़े होने की कोशिश में हमारा लड़का अपने घायल पैर को पकड़ता है और जानवर का सामना करता है। बुदबुदाता है कि अंत है, सोचता है कि उसके लिए कुछ नहीं बचा। एक पानी की बूंद उसकी त्वचा पर गिरती है। वो अपनी मुट्ठी में सिकुड़ा हुआ नोट देखता है। तेरी मां जिंदा है। वो चीखता है, मांगता है कि उसे ये अब क्यों पता चला। जैसे ही राक्षस के कदम जमीन को हिलाते हैं, पैन खुद को उठने के लिए मजबूर करता है, जीने और हार ना मानने का संकल्प लेता है। चिल्लाता है कि वो अपनी मां को ढूंढेगा। वो राक्षस से भिड़ता है। अचानक उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, याद दिलाती है कि इंसान कयामत में ताकत या बुद्धि के बिना नहीं जीवित रह सकते, सिर्फ किस्मत काफी नहीं है। नायक सवाल करता है कि अब वो कैसे जीवित रहे। जैसे ही जमीन और तेजी से कांपती है और जानवर हमला करता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उसके पिता की आवाज बीच में आती है, पूछती है कि क्या उसने सब कुछ भुला दिया जो उसे सिखाया गया था। जैसे ही राक्षस हमला करता है, हमारा लड़का बचता है और उसके बगल में पहुंचता है। सामने एक हथियार देखकर वो उसका अंग पकड़ता है और खुद को ऊपर खींचता है। वो मुड़ता है, हमलावर जीव को घूरता है, हमला करने को तैयार। इसके पंजों के नीचे फिसलते हुए पौन हथियार छीन लेता है और आगे दौड़ता है। दृढ़ता से झूमता है, खुद से कहता है कि वो जीवित रहेगा।
शहर खंडहर में है, राक्षस आज़ादी से घूम रहे हैं। एक टावर से उतरता है, दूसरा मलबे के बीच से चलता है। सड़कें और इमारतें टूटी हुई हैं और डरावनी खामोशी है। जैसे ही रात ढलती है, बचे हुए लोग मलबे में पनाह लेते हैं। एक आदमी अपना चेहरा पोंछता है और बड़बड़ाता है कि 4 दिन हो चुके हैं। दूसरा हताश होकर पुलिस के गायब होने की शिकायत करता है और सोचता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एक लड़की टिप्पणी करती है कि उनकी छिपने की जगह काफी अच्छी है, लेकिन मानती है कि खाना खत्म हो चुका है। कोई नहीं जानता कि अब कहाँ जाना है। इससे पहले कि वो आगे बोल पाए, एक आदमी बीच में टोकता है, उसे रुकने को कहता है क्योंकि वो सबको असहज कर रही है। हैरान लड़की जोर देती है कि वो जोर से नहीं बोल रही। नायक उसके पीछे पड़ी लाश की ओर देखता है और साफ करता है कि उसका मतलब वो नहीं था। अपने दिमाग खोने की बड़बड़ाहट में एक छोटी लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने हर जगह देख लिया। वो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन कुछ नहीं बचा, और अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चाहिए होगा। लड़की को एक जगह याद आती है जहां उन्होंने अभी तक नहीं देखा, और वो खुद जाकर चेक करने का फैसला करती है। जैसे ही वो निकलती है, हमारा लड़का उसे थैंक यू बोलता है। मानता है कि वो अकेली है जो मदद करती है। वो तारीफ को नजरअंदाज करती है और मलबे में गायब हो जाती है। वो 2 आदमियों को ढूंढती है और पूछती है कि क्या उन्होंने कोई खाना देखा। इसके बजाय वो एक छिपे हुए भंडार से खाना खाने लगते हैं। वो उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें बांटना था, लेकिन एक कंधे उचकाता है, कहता है कि ऐसा कोई समझौता नहीं था। वो बताती है कि कल उन्होंने साझा भंडार से खाया था, लेकिन वो अनजान बनते हैं। जब वो उन्हें रिपोर्ट करने की धमकी देती हैं, वो उसका रास्ता रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि कोशिश भी ना करें। वो डटकर खड़ी रहती है। गंजा आदमी हंसता है, कहता है कि वो भाग नहीं सकती, लेकिन अनमने ढंग से हट जाता है। अचानक पास में एक चीख गूंजती है। दोनों आदमी जम जाते हैं। एक पूछता है कि क्या वो किसी की चीख थी, जबकि दूसरा शांत रहने की कोशिश में कहता है कि वो दूर से आई और वो ठीक होंगे। फिर उसे सामने कुछ दिखता है। लड़की झुकती है और गंजा आदमी उसका मजाक उड़ाता है कि वो सख्त बनने का दिखावा कर रही है। थोड़ी देर बाद वो मुड़ती है और मलबे के बीच से वापस रास्ता बनाती है। वही आदमी पहले से उसे देखता है और राहत भरे अंदाज में पूछता है कि क्या उसने इलाका खोजा। वो सिर हिलाती है। जब वो पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, वो अपनी जैकेट के नीचे रोटी का टुकड़ा छिपाती है और कहती है कि कुछ नहीं था। वो उस पर यकीन करता है। अचानक एक जोरदार धमाका धूल उड़ाता है और एक आंख वाला राक्षस दिखाई देता है। मलबे से घिरा आदमी जम जाता है क्योंकि राक्षस पास आता है। घबराहट में वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की उसके पास से दौड़ती हुई निकल जाती है, माफी मांगते हुए, क्योंकि उसकी चीखें राक्षस के शोर में दब जाती हैं। सड़क पर राक्षस के आने से हड़कंप मच जाता है। कोई चिल्लाता है कि पीछे मत देखो। दूसरा गाली देता है क्योंकि और राक्षस निकलते हैं, और एक लाल बालों वाला आदमी कहता है कि एक बार कोई और पकड़ा गया तो वो बच निकलेंगे। छोटी लड़की सीधे राक्षस की ओर दौड़ती है, बिना हिचकिचाए उसके हमलों से बचती है। वो घूमती है, उसके अंगों पर लुढ़कती है और धूल के गुबार में उतरती है, पास के 2 आदमियों को हैरान छोड़ते हुए। बिना रुके वो सीधे खड़ी होती है और भागती रहती है। गंजा आदमी उसे जाते हुए देखता है, महसूस करता है कि वो सबसे तेज है। चारों ओर हाहाकार मचता है, लोग चीखते और भागते हैं। वो बर्बाद सड़कों से होकर गुजरती है, ऊंचे स्थान पर चढ़ती है और सांस लेने के लिए रुकती है। पीछे मुड़कर देखती है, पॉन को आंखें बंद किए बैठे देखती है। वो उसे हल्के से धक्का देती है, पता चलता है कि वो जिंदा है, लेकिन बेहोश। अचानक एक जीव सिसकता हुआ पास आता है। वो दीवार से सटकर छिपने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नजदीक आता है गुर्राता हुआ। छोटी लड़की नायक को उठाने के लिए पकड़ती है। राक्षस उनके ऊपर मंडराता है और अब सिर्फ वो दोनों हैं जो इस खतरे का सामना कर रहे हैं। मलबा थमता है और छोटी लड़की सांस लेने की कोशिश करती है। वो मुड़ती है और देखती है कि पेन उसकी गोद में पड़ा है। वो कांपने लगता है, बेचैनी से जानना चाहता है कि वो कौन है और क्या कर रही है। वो हकलाती है, जबकि नायक चुपचाप प्रण लेता है कि वो फिर कभी अपनी सावधानी नहीं छोड़ेगा। वो समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए ढका ताकि राक्षस उसे ना देखें, लेकिन उसके शब्द उसके पिता की चेतावनियों में दब जाते हैं, जो कहते थे कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। हमारा लड़का खुद को याद दिलाता है कि किसी पर भरोसा ना करें, भले ही उसका पेट भूख से गुर्रा रहा हो, क्योंकि वो बंकर छोड़ने के बाद से कुछ नहीं खाया। कमजोर और मुश्किल से खड़ा हो पाता वो खाने के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जेब से रोटी का एक टुकड़ा फिसल जाता है, जिसे वो नोटिस करता है। वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन पेरिन उसे झूठा कहता है और उसे लेने के बारे में सोचता है। आखिर में वो रोटी को आधा फाड़कर उसे एक टुकड़ा देती है। वो हिचकिचाता है, समझ नहीं पाता कि वो क्यों बांट रही है, और वो कहती है कि अब उसे इसके बदले 5 गुना खाना देना होगा। वो सहमत होता है। खाने के बाद नायक उठकर जाने लगता है, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ती है, चेतावनी देती है कि राक्षस अभी भी आसपास हैं। वो रुकता है जब उसे एहसास होता है कि वो इस इलाके को अच्छे से जानती है, और वो मानती है कि वो पूरी जिंदगी यहीं रही है। हमारा लड़का उसे गौर से देखता है, भरोसा करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो जोर देती है कि उसे जगह पता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे सबवे स्टेशन तक ले जा सकती है। वो आह भरती है, उसे रास्ता दिखाने को राजी हो जाती है, लेकिन रोटी देने का पछतावा करती है। उत्सुकता में वो पूछती है कि वो सबवे क्यों जाना चाहता है। पैन समझाता है कि वो सुरक्षित है,
वहाँ खाना है, बचने के रास्ते हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ये ज़मीन के नीचे है जहाँ राक्षसों के लिए लोगों को ढूंढना मुश्किल है। जल्दी ही वो रुकती है और कहती है कि वो पहुँच गए हैं। वो शक करता है लेकिन वो यकीन दिलाती है कि ये प्रवेश द्वार है। एक बुजुर्ग आदमी प्रकट होता है, पुष्टि करता है कि ये सही जगह है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वो उन्हें छिपी सीढ़ियों से सबवे में ले जाता है जहाँ बचे हुए लोगों की भीड़ है। बूढ़ा आदमी पहले हुए राक्षस के हमले को याद करता है जिसने सबको पनाह लेने पर मजबूर किया और बताता है कि नायक ने इस जगह को संजोग से ढूंढ लिया है। वो बताता है कि लोग सिर्फ दवा के लिए ऊपर जाते हैं और ये दोनों काफी समय बाद पहले नए लोग हैं। पैन भीड़ का जायजा लेता है, चिंतित कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मुसीबत, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ सभी भरोसेमंद हैं। वो आखिरकार ढीला पड़ जाता है। बूढ़ा आदमी खुद को बाउम भुएंग के रूप में पेश करता है, एक डॉक्टर, और बताता है कि वो दवा ढूंढते वक्त उनसे मिला था। वो उनके नाम पूछता है और लड़की आगे बढ़ती है, खुद को हारू के रूप में पेश करती है, गौसेंग मिडिल स्कूल की छात्रा। बाउम उसकी वर्दी पहचानता है और जिक्र करता है कि उसका अस्पताल सड़क के उस पार था, लेकिन हारू हैरान दिखती है और जोर देती है कि वहां कभी अस्पताल नहीं था। हमारे लड़के की खराब हालत देखकर बाउम उसका नाम पूछता है। नायक हिचकिचाता है, अपनी डायरी के बारे में सोचता है और मानता है कि उसका कोई नाम नहीं है। बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है, कहता है कि जब वो तैयार हो तो नाम बता दे। अचानक एक लाल बालों वाला लड़का दौड़कर आता है, बताता है कि किसी की हालत बिगड़ गई है और बाउम जल्दी से वहां जाता है। हालांकि उसने पहले ही घाव का इलाज करने की कोशिश की थी, वो और खराब हो गया है और अब इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। बाउम अपने औजार तैयार करता है, जबकि पिरिन उन कहानियों को याद करता है जो बेईमान डॉक्टरों के बारे में थी, जो सिर्फ पैसे के लिए मदद करते थे, और सोचता है कि बाउम के इरादे क्या हैं। जब बाकी लोग सवाल करते हैं कि क्या अब पैसे का कोई मतलब भी है, बाउम शांत रहता है, जोर देता है कि सर्जरी उसका काम है और वो कभी मरीज नहीं खोता। वो ऑपरेशन शुरू करता है, सबको भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। जब प्रक्रिया खत्म होती है, मरीज बाउम को गले लगाता है आभार में। फिर भी हमारा लड़का देखता रहता है, अनिश्चित कि उस पर भरोसा करें या नहीं। जब बाउम मरीज को आराम करने को कहता है, एक बैच गिरता है जिससे पता चलता है कि बाउम भुआंग असल में एक पशु चिकित्सक है। वो अपने औजार तैयार करता है और चेतावनी देता है कि अगला हिस्सा दर्दनाक होगा। जब मरीज घबराता है और बंधन खोलने की विनती करता है, बाउम मना करता है, समझाता है कि कोई भी हलचल जानलेवा हो सकती है। मरीज बाउम की पशु चिकित्सा पृष्ठभूमि पर विरोध करता है, लेकिन बाउम जोर देता है कि इंसान भी जानवर हैं तो इलाज लागू होता है। मरीज छटपटाता रहता है और बाउम मशीलेपन का सुझाव देता है, लेकिन लाल बाल वाली लड़की बताती है कि अभी ये ढूंढना असंभव है। बाउम एक ईंट निकालता है, बुदबुदाता है कि ये काम चला लेगा और मरीज को बेहोश कर देता है, जबकि हारू और हमारा लड़का चुपचाप खड़े रहते हैं। पेन अपने पिता की एक तस्वीर और एक नोट पकड़े हुआ है जिसमें संकेत है कि उसकी मां शायद अभी भी जिंदा है, भले ही उसे निराशा महसूस होती है। जैसे ही वो तस्वीर पर गौर करता है, उसका ध्यान उसमें पीछे खिले अनजान फूलों पर जाता है। उसने पहले कभी ऐसे फूल नहीं देखे। फूलों को ध्यान से देखने के बाद नायक को शक होता है कि ये फूल शायद सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही उगते हैं। अगर ऐसा है तो ये तस्वीर उसकी माँ की लोकेशन का एक सुराग हो सकती है। वो तय करता है कि उसे किसी ऐसे शख्स की मदद चाहिए जो पौधों के बारे में जानता हो। इस बीच एक बंकर में लोग जमा होते हैं। एक मातहत ऐलान करता है कि सब लोग आ चुके हैं और कैप्टन घोषणा करता है कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। वो चेतावनी देता है कि किसी भी तरह का विरोध कुचल दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। जब एक आदमी जवाब मांगता है, कैप्टन उसे घूरता है। वो दावा करता है कि वो लोगों की आंखों में देखकर उनके राज और डर पढ़ सकता है। गुस्सेल आदमी में डर देखकर कैप्टन उसे निशाना बनाता है। वो आदमी जगह मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे मुक्का मारता है, कहता है कि डर हमेशा उसके आसपास उभरता है। कैप्टन कहता है कि उसे ये देखना पसंद है और मांगता है। वो आदमी को उसका असली रूप दिखाने का आदेश देता है, लेकिन वो गिड़गिड़ाता है कि रुक जाए। एक माताहत बीच में टोकता है, बताता है कि एक बूढ़ा आदमी, एक लड़की, एक लड़का और एक घायल आदमी गायब हैं। कैप्टन खुद इसका हिसाब करने का फैसला करता है, फिर इस गुस्सैल आदमी को बांधकर बाहर छोड़ने का आदेश देता है, उसके विरोध को नजरअंदाज करते हुए। राक्षसों से दिन रात सतर्कता के बाद थक चुका हमारा लड़का सपना देखता है कि उसे और गहराई में घसीटा जा रहा है, और अचानक जागता है, अनजान चेहरों को अपने चारों ओर देखकर, जो मांग करते हैं कि वो कौन है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसे 2 मिनट देता है कि वो खुद को साबित करे, वरना उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भागने से कोई फायदा नहीं। जैसे ही पॉन खड़ा होता है, कैप्टन अपने पहले जजमेंट पर फिर से विचार करता है, जो नायक की जिज्ञासा के बारे में था। सुनहरे बालों वाला आदमी पूछता है कि वो उनसे कैसे लड़ेगा, लेकिन वो सवाल को उसी पर उछाल देता है। कैप्टन मुस्कुराता है, हमारे लड़के को अपनी आंखों के पीछे का राज खोलने को उकसाता है। सुनहरे बालों वाला कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन पैन कहता है कि उसे गिराने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। सुनहरे बालों वाला फिर एक ब्लेड निकालता है, जबकि नायक अपनी गायब तस्वीर ढूंढता है। वो आदमी तस्वीर लहराकर ताना मारता है, कहता है कि उसे इसके अलावा कुछ और कीमती नहीं मिला। हमारा लड़का धमकी देता है कि अगर तस्वीर को नुकसान हुआ तो वो उसे मार डालेगा। कैप्टन तस्वीर छीन लेता है और उसे फाड़ने की धमकी देता है, जबकि पिरम को पीटा जाता है और पूछा जाता है कि एक कागज का टुकड़ा इतना क्यों मायने रखता है।
कैप्टन ऐलान करता है कि नायक को निकाला नहीं जा रहा। उसने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, एक गहरी स्याही। तो वो उस आदमी को उसे निगरानी में रखने और तस्वीर को कभी नजरों से दूर न करने का आदेश देता है। वो आदमी मानता है कि पिरन उसे परेशान करता है, लेकिन तस्वीर पकड़े रहने से हमारा लड़का बेबस लगता है। हारू चेक करती है कि नायक ठीक है, लेकिन वो गुस्से में उस पर झपटता है, उसे धक्का देता है। वो पूछती है कि वो उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है। कहती है कि वो तो बस मदद करना चाहती थी। वो जोर देता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं और उसे पीछे हटने को कहता है। वो अपना नाम चिल्लाती है, हारू, उसे याद रखने को कहती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है। बाउम हारू से पूछता है कि क्या गलत है। वो कहती है कि पैन को समझना नामुमकिन है, और बाउम सहमत होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारा लड़का अपने पिता की चेतावनी याद करता है कि मदद पर कभी भरोसा न करे। तस्वीर वाले आदमी को देखते हुए वो उसे छीनने के बारे में सोचता है, लेकिन तय करता है कि बंकर से बची आखिरी चीज को खोने का जोखिम नहीं लेगा। वो बेहतर मौके का इंतजार करता है। कैप्टन सबको जमा करता है और 2 विकल्प देता है, या तो उसका साथ दो या बाहर फेंक दिए जाओ। उस बंधे हुए आदमी को मिसाल बनाकर, जो विरोध करने की कोशिश में पकड़ा गया और अब निकाला जा रहा है, चेतावनी देता है कि उसका आदेश ही कानून है। ज्यादातर के लिए उसके साथ जाना जीवित रहने का एकमात्र रास्ता लगता है, लेकिन बाउम कहता है कि वो इतना बूढ़ा है कि वो हुक्म नहीं मान सकता। अगर वो कैप्टन का साथ देगा तो वो अपना धैर्य खो देगा, इसलिए वो आज़ाद रहना चुनता है। कैप्टन हारू पर दबाव डालता है कि वो फैसला करे, लेकिन वो बताती है कि वो अकेली नहीं है जो मना कर रही। पिरन, हारू, बाउम और कुछ और लोग एक साथ खड़े होकर खुले तौर पर कैप्टन का विरोध करते हैं। एक लाल बालों वाली लड़की अचानक जागती है, गुस्से में चिल्लाती है कि किसी ने उसे जगाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। वो गाली देती है, कहती है कि वो वैसे भी यहाँ कभी नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही घबराहट बढ़ती है, वो दावा करती है कि सब बर्बाद है, निशाना बनाए गए हैं और अब यातना दी जाएगी। इस बीच एक शांत शख्स उसकी चिंताओं को नजरअंदाज करता है, यकीन नहीं करता कि चीजें इतनी खराब होंगी। लाल बालों वाली लड़की अनिश्चित होकर उसकी ओर देखती है, सोचती है कि क्या ये सच हो सकता है। शांत वाला बस मुस्कुराता है और मजाक करता है कि शायद वो भूखे मर जाएंगे या राक्षसों के हवाले कर दिए जाएंगे। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचती है कि वो पागल हो गया है, लेकिन बाहर से अचानक तेज आवाजें तनाव को तोड़ देती हैं। एक लड़की भागकर बाहर जाती है, लेकिन एक आदमी उसे डांटता है, जो बाउम से माफी मांगता है कि उसने चीजों पर नजर नहीं रखी। बाउम में घुटने पर बैठता है और लड़की को कहता है कि अपने पिता की बात सुनो, लेकिन वो बड़बड़ाती है और पैर पटकते हुए चली जाती है, चिल्लाती है कि वो उसका पिता नहीं है। वो जोर देती है कि उसका असली पिता अभी भी बाहर है, उसकी माँ के साथ उसे ढूंढ रहे हैं। वो साफ करता है कि वो उसका पिता नहीं है, बस कोई ऐसा शख्स है जिससे वो भागते वक्त मिली थी। वो बताता है कि जब वो अपने माता पिता से बिछड़ गई तो उसने तय किया कि वो उसकी देखभाल करेगा जब तक वो फिर से नहीं मिल जाते। जब एक और लड़का बीच में टोकता है, एक आदमी नियम बताता है, कैप्टन के आदेश से कोई भी कमरे से बाहर नहीं जा सकता और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। कोई और जोड़ता है कि बच्चा होने से उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। इस बीच लड़का इधर उधर देखता है, उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने तस्वीर ली। कहीं और खाने का वक्त है। गार्ड खाना बांटते हैं, सख्ती से कहते हैं कि हर शख्स को सिर्फ एक भोजन मिलेगा। लाल बालों वाली लड़की विरोध करती है, शिकायत करती है कि उनके हिस्से बाकियों से काफी छोटे हैं। गार्ड दोहराता है कि ये कैप्टन का आदेश है और जोर देता है कि उन्हें ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर फंसे हैं। लड़की के हाथ गुस्से से कांपते हैं और पास में कोई तनाव महसूस करता है, मुसीबत का अंदेशा करता है। सिमियन जिक्र करता है कि उसने चिकन कॉम को नहीं देखा। फुसफुसाहट फैलती है। सब चिकन कॉम को कैप्टन के दाहिने हाथ के रूप में जानते हैं, जो नियम तोड़ने, जहां चाहे वहां घूमने और अपनी ताकत से लोगों को डराने के लिए कुख्यात है। वो ऐसा शख्स है जो किसी को पीटते वक्त मुस्कुराता है। चिकन कॉम उसी वक्त वहां से गुजरता है जब छोटी लड़की ठोकर खाती है और उसका खाना उसकी बनियान पर गिर जाता है। वो उसे एक स्याह मुस्कुराहट देता है, चेतावनी देता है कि उसे परेशान करने का अंजाम पछतावा है और उसे अपने साथ आने को कहता है। लोग फुसफुसाते हैं, यकीन है कि वो बिना हिचकिचाहट एक बच्चे को चोट पहुंचा सकता है। लड़की कांपती है जब वो गुर्राता है कि इधर उधर भागना खतरनाक है और उसे अपने साथ चलने को आदेश देता है, लेकिन साफ है कि वो समूह की ओर जा रहा है। कोई हैरानी से पुकारता है। चिकन कॉम गार्ड की ओर मुड़ता है और एक एहसान मांगता है, लड़की को एक और भोजन दो। गार्ड हिचकिचाता है, उसे एक भोजन के नियम की याद दिलाता है, लेकिन चिकन कॉम उस पर छा जाता है और गार्ड का अपना भोजन मांगता है। वो उसे लड़की को दे देता है। गार्ड हैरान है, संदेह है कि चिकन कॉम के दिमाग में कुछ क्रूर है, शायद उसे सजा के तौर पर जबरदस्ती खाना खिलाने की योजना है। अचानक लड़की की देखभाल करने वाला आदमी अंदर घुसता है, उसका हाथ पकड़ता है और सबको पीछे हटने की मांग करता है। वो जोर देकर जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। चिकन कॉम हैरान दिखता है, पूछता है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन वो आदमी उन्हें सब गुंडा कहता है और लड़की को लेकर चला जाता है। चिकन कॉम रुकता है, फिर उनकी ओर मुस्कुराता है।
दो लड़कियां नोटिस करती हैं कि अब आसपास ज्यादा गार्ड हैं और लड़का बड़बड़ाता है, सोचता है कि क्या सुनहरे बालों वाले से खुद भिड़ जाएं। सुनहरे बालों वाली लड़की चुपचाप मुड़ जाती है। बाद में लड़कियां चुपचाप एक साथ बैठती हैं। एक हिलती है, देखती है कि लड़का अंधेरे में अकेला है। वो पास जाती है, लेकिन वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, आंखों में आग लिए और उसे फंसाने की कोशिश का इल्जाम लगाता है। वो विरोध करती है, कहती है कि वो तो बस बात करना चाहती थी। वो इसकी बात दोहराता है शक्की होकर और पूछता है कि क्या उसे बात करना नफरत है। वो जानना चाहती है कि उसे इसकी परवाह क्यों है। वो उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। वो पूछती है कि वो हमेशा अकेला क्यों बैठता है। सोचती है कि शायद वो बस शर्मीला है। वो तड़क कर कहता है कि सारे इंसान उसके दुश्मन हैं, तो बात करने का कोई मतलब नहीं। किसी के करीब आने का कोई मतलब नहीं। वो जोर देती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन वो यकीन नहीं करता। वो आह भरती है, कहती है कि वो जो चाहे सोचे, लेकिन उसे हारू से सुलह कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि उसका और हारू का कभी झगड़ा नहीं हुआ और उसे बाकियों की तरह इंसान ही बताता है। लड़की बताती है कि हारू हर रात रोते हुए सोती है और उसे लगता है कि उस पर कोई बोझ है। वो सोचती है कि उसकी उम्र का दोस्त शायद मदद कर सकता है, लेकिन लड़का इसे दयनीय कहकर खारिज कर देता है। वो तर्क देता है कि उदासी कमजोरी है और जीवित रहना प्राथमिकता होनी चाहिए। वो हिचकिचाती है, फिर पूछती है कि क्या उसने कभी किसी अपने को खोया है। वो कहता है नहीं, दावा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उसके पास खोने के लिए कोई नहीं और उदास होने की कोई वजह नहीं। वो सुझाव देती है कि ये सुनने में अकेलापन लगता है, लेकिन वो जोर देता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि अगर वो कभी मर गया तो वो उसके लिए उदास होगी। वो आंखें घुमाता है, इसे बेतुका कहता है और वादा करता है कि अगर वो मरी तो वो उदास नहीं होगा। वो हंसती है, खांसती है, ज्यादा बात करने के लिए माफी मांगती है, उसे शुभरात्रि कहती है और चली जाती है। पास में लाल बालों वाली लड़की फिर जागती है, कराहते हुए कि उसे कभी नींद नहीं आती। नायक इस जमीन के नीचे के आश्रय में जाता है और वहां एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसकी तस्वीर चुरा लेता है। ये वो इकलौती चीज है जो उसे उसकी मां को ढूंढने में मदद कर सकती है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और चोर हमारे लड़के के साथ छेड़छाड़ शुरू करता है। कहता है कि यह भागने की कोशिश की सजा है, लेकिन पिरन निडर होकर उसकी ओर देखता है, कहता है कि तस्वीर नीचे फेंक दे और बस लड़ाई करे। सुनहरे बालों वाला कांपने लगता है, महसूस करता है कि नायक को सिर्फ उस तस्वीर की परवाह है, अपनी सुरक्षा की भी नहीं। वो गुस्से में कहता है कि पिरन को शायद एक और पिटाई की जरूरत है। तस्वीर को ऐसे पकड़ता है जैसे वो सोना हो। हमारा लड़का अपने पिता की पुरानी बात याद करता है कि लोग जन्म से बुरे होते हैं, लेकिन उसे कुछ छोटी छोटी दयालुता की यादें भी आती हैं। तभी पहले वाली लड़की हैरान देखते हुए दौड़कर आती है, जबकि बॉम उसका जायजा लेता है। जोर देता है कि उसे अपने घाव साफ करने होंगे। पैन को इलाज करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो उस खाने को ले लेता है जो उसने उसके लिए बचाया था। जैसे ही वो उसे थैंक यू कहने वाला होता है, वो जोर से खांसने लगती है। बॉम कहता है कि उसे दवा की जरूरत है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा। वो चेतावनी देता है कि बिना दवा के हालात और बिगड़ जाएंगे, लेकिन वो जिद्दी होकर किसी को भी उसके लिए जोखिम लेने से मना करती है, भले ही खांसियों से तड़पाती हो। नायक बेचैन हो जाता है और पूछता है कि अगर दवा नहीं मिली तो क्या होगा। बाउम तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, गुंडे आ धमकते हैं। इस बीच तस्वीर वाला आदमी बड़बड़ाता है कि कैप्टन चाहता है कि वो इसे दिखाए, कामना करता है कि काश वो पिरन को मारकर ये सब खत्म कर दे। फिर बाउम को आदेश मिलता है कि वो तुरंत कुछ बाहरी लोगों की मदद करे। वो मना करता है, कहता है कि उसे किसी गंभीर मरीज की देखभाल करनी है और गुंडा सवार उठाता है कि वो किसके साथ है। कमजोर हालत में वो लड़की कहती है कि वो खुद ऊपर जाकर दवा ले आएगी, लेकिन बाउम उसे मना करता है, चेतावनी देता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि वो उसके साथ जाएगा, लेकिन तभी गुंडा उसे चाकू मार देता है। एक विकृत मजाक करता है कि मदद करना कितना आसान हो सकता था। सब सदमे में है जब वो ढह जाती है। खून फर्श कर फैलता है। पिरिन महसूस करता है कि उसकी जिंदगी निकल रही है और फिर उसके घाव से एक अजीब ऊर्जा चमकने लगती है जो उसे पीछे धकेल देती है। वो सोचता है कि लोग कितने नाजुक हैं जब वो इस चमक को धड़कते और उसकी जिंदगी को फीका देखता है। उसके हाथ कांपते हैं जब वो उसकी ओर बढ़ती है और फुसफुसाने में कामयाब होती है, याद दिलाती है कि उसने कहा था कि अगर वो मरी तो उसे परवाह नहीं होगी। फिर उसका हाथ पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। गुंडा अपना चाकू साफ करता है, जबकि बाउम उस पर चिल्लाता है। उसे बिना पलक झपकाए मता गिरने वाला राक्षस कहता है। हत्यारा इसे नजरअंदाज करता है, दावा करता है कि उसने बाउम को ऊपर जाने से बचाकर उसकी मदद की। वो कहता है कि एक मरती औरत के लिए वो एक डॉक्टर को नहीं खो सकते। पिरन वहां खड़ा रहता है जब गुंडा उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या वो अब डर गया है। हमारा लड़का चुप रहता है, लेकिन ऊपर देखता है। गुंडा अपने खूनी चाकू को लहराता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास तस्वीर नहीं है। पैन उसे जमीन पर देखता है, शायद उसने चाकू निकालते वक्त उसे गिरा दिया था। घुटनों पर बैठकर लड़का तस्वीर को देखता है, जबकि गुंडा उसे चिढ़ाता रहता है, जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। पैन और पास आता है और गुंडा मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या वो आखिरकार लड़ने वाला है। तभी अचानक हमारा नायक झपटता है और उसे सीधे मारता है। सिपाही को पूरी तरह से चौंका देता है। गुंडा सख्त बनने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या पिरन इसे पीटने वाला है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाए, उसे एक अचानक मुक्का लगता है, चाकू कमरे के उस पार उड़ जाता है। हमारा लड़का तेजी से हरकत में आता है, आगे बढ़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। आदमी उठने की कोशिश करता है, लेकिन पिरन उसे फिर से नीचे पटक देता है, करहाते और अस्थिर। आदमी को शर्ट से पकड़ा गया है, जबकि चाकू हवा में घूम रहा है। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ हमारा नायक उसे पकड़ता है, घूमता है और कमरे के उस पार फेंक देता है। चाकू गुंडे के गले में धंस जाता है और सब जम जाते हैं। वो कांपता है और दर्द से सिसकता है, जबकि पैन चुपचाप खड़ा देखता है। वो याद करता है कि उसने कितनी
आसानी से अपने दुश्मन पर हमला किया, महसूस करता है कि वो जवाब भी नहीं दे सका। हताश होकर वो धीमे से गाली देता है, कामना करता है कि काश उसने शुरू से ही तस्वीर ले ली होती। बड़बड़ाते हुए वो मानता है कि अगर उसने पहले हरकत की होती तो चीज़ें अलग होती। उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसके चारों ओर स्याह ऊर्जा घूम रही है। फिर से चाकू उठाकर वो हमले की तैयारी करता है। तभी एक आवाज़ बीच में आती है, कोई चेतावनी देता है कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता। हत्या के बाद बाउम पास आता है, उसके चेहरे पर चिंता लिखी है। नायक हिचकिचाता है, चेतावनी को खुद दोहराता है। गुस्से में वो सवाल करता है कि किसी को उस गुंडे की परवाह क्यों होगी। बाउम कहता है कि उसे असल में उसकी चिंता है। उसकी मुट्ठी कांपती है जब बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या हत्या वाकई जरूरी है। चुप और उलझन में पिन नीचे देखता है और मानता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। वो अपने पिता को याद करता है, कैसे किसी को अपंग करना ही डर पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन फिर उसे वो ताना मारने वाली आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कमजोर होने का इल्जाम लगाती है। वो कड़वाहट से हंसता है, पिरन पर डरने का इल्जाम लगाता है। खुद को स्थिर करते हुए हमारा नायक तय करता है कि वो कभी इन लोगों जैसा नहीं बनेगा। भले ही दुनिया खत्म हो जाए, वो बिना जरूरत हत्या किए जीवित रहना चाहता है।